बैठिए बेटा। अगर इतना आज से ये करोगे हम तो इमोशनल हो जाएंगे। तो सबसे पहले ना हम लोग दो तीन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, याद है? पहले तो हम रिवीजन करा देते हैं। आपको ध्यान रहे कि नीट में जो क्वेश्चंस आएगा वो कहाँ से आएगा और क्या आपसे पूछेगा। जैसे मैक्सिमम टाइम कल भी एक बच्चे ने शॉर्ट नोट्स बना के भेजा, सर कोई पॉइंट छूटा नहीं। देखो, हम हमेशा करें कि शॉर्ट नोट्स ना ऐसा होना चाहिए, उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट होना चाहिए और उसको देख के आप हमेशा जो है पूरे टॉपिक को रिकॉल आप कर पाओ। और शॉर्ट नोट्स को ऐसा नहीं कि आप कभी कभी पढ़ो। शॉर्ट नोट्स जो है पेज में बना लेते नहीं, उसको कॉपी में बनाइए और हर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को ही उसमें मार डालिए। और इम्पोर्टेंट उसको अगर कोशिश कीजिए कि हर एक 2 दिन में, 1 दिन में उसको हम पढ़ लें। या शॉर्ट नोट्स में आप करें नहीं सर हम सब कुछ लिख ही लेते हैं, तो क्या दिक्कत है? तो ना कि इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप बोले नहीं सर हम तो बना लिए हैं, सब पॉइंट हम लिख लेते हैं सर, क्या दिक्कत है? बोले कोई बात नहीं, आप लिख लीजिए। तो क्या होगा ना कि वो सारे पॉइंट्स को भी आप याद करने का कोशिश करेंगे कि जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही नहीं, जो सिलेबस में नहीं है, वो सब पॉइंट को आपको एकदम ध्यान नहीं रखना है। और वो सब पॉइंट को अपने लैंग्वेज में जरूर लिखना है जिस लैंग्वेज में आपको याद होता है। जैसे मान लेते हैं कि हम वो सस्पेंडेड चार्ज सिस्टम वाले में एंगल के लिए लिखे थे, वो बात लिख देना है कि जिसका मास ज्यादा होगा वो कम एंगल बनाएगा। हो गया, बस इतने को लिखे तो आपको काम हो गया। और एंगल निकालना है तो फोर्स को बैलेंस कर देना। फोर्स बैलेंस करने कौन नहीं जानता होगा भाई? एंगल निकालना है तो फोर्स को बैलेंस कर देंगे। अगर आप ये याद रख लिए टेन थीटा इज इक्वल टू जो है आपने अगर हाँ एफ ई बाय एम जी ध्यान रख लिए, हो सकता है कि वो एंगल थीटा जो हम लोग कहाँ से लेते हैं, वर्टिकल से। वो हो सकता है हॉरिजेंटल में दे रखा हो थीटा, तब क्योंकि ये एंगल तब 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ऐसे लिख लेते ना कि एंगल के लिए फोर्स को बैलेंस कर देते हैं। हो गया खत्म। उसी तरह से जैसे कि हम लोग जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो आपके लिए कितने चीजें हैं बेटा? मात्र जो है जो भी डेरिवेशन कल किए थे न्यूमेरिकल वहीं से आता है। तो पहला हम लोग बात किए थे सर आएगा रिफ्रैक्शन। इसमें 5 पॉइंट पे, 4-5 पॉइंट पे क्वेश्चंस आता है, 3 अगर अभी लिख रहे हैं। रिफ्रैक्शन फ्रॉम एस्पेरिकल सरफेस।
एस्पेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्शन फ्रॉम एस्पेरिकल सरफेस। दूसरा लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला। तीसरा है बेटा लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला। एंड चौथा है मैग्निफिकेशन। इसके अलावा जो है और न्यूमेरिकल कहीं से तो आता ही नहीं है ना। देखिए और पूरे चैप्टर में हम डेरिवेशन जितना करना था सब कर दिए। उसके बाद फिर आएगा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, आएगा पावर ऑफ लेंस, खत्म। देखिएगा बेटा, तो रिफ्रैक्शन फ्रॉम एस्पेरिकल सरफेस के लिए अगर हम बात करते हैं तो फॉर्मूला था सर जिस मीडियम में इमेज फॉर्म हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वो मीडियम डिवाइड बाय इमेज पोजीशन। ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू जो दिखाई दे रहा है क्या बेटा, μ2 माइनस ऑफ μ1 बाय आर के बराबर। तो क्या हो जाएगा बेटा, लेंस मेकर फॉर्मूला आप सब जानते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1 μ2 माइनस ऑफ 1 इंटू 1/r1 माइनस ऑफ 1/r2। बेटा लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस ऑफ 1/u। कोई दिक्कत। एंड मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू v बाय दैट इज इक्वल टू f बाय f माइनस ऑफ v बाय f। यही होता है, हो गया। इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल आएगा। रिवीजन में जब हम लिखेंगे तो हम लोग इतना पॉइंट को लिखेंगे इंपॉर्टेंट मार्क करके। रूल्स ऑफ साइन कन्वेंशन ये सब आपको ध्यान आ जाएगा, वो आपको सबको याद भी होता है। रूल्स के इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या क्या रूल्स है वो आपको ध्यान में होता है। प्लस जो है कि साइन कन्वेंशन में पोल के लेफ्ट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव, राइट साइड में पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, ये सबको बहुत ज़्यादा जो है उसमें हम नहीं पुट करेंगे क्योंकि ये सब आपको आता ही है। ऐसा हो कि एक पेज में जो है सब कुछ अच्छे से लिखा हुआ है, परे बोले हाँ सर न्यूमेरिकल आएगा इस पे, और प्रैक्टिस करना है। ये तो वो हुआ जिसको डेली पढ़ सकते हैं। जब आपको प्रैक्टिस करने के लिए अगर जाना हो तो बस फटाक से क्वेश्चन निकाल लिए, कॉपी के कर लिए, या मॉड्यूल या PYQ में जो क्वेश्चन आया वैसा ही क्वेश्चन आता है, कर लिए। अब जैसा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिए कि हाँ ऐसा आया हुआ है, ऐसा आपसे बन जाता है तो हमेशा बनेगा। बड़ा आसान आसान सा रूल है। कल एक क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में, छोड़ के गए थे, एनसीईआरटी का, ओल्ड में 9.6, न्यू में 9.5। सॉल्व कर दिए थे क्या, क्लास में सॉल्व कर दिए थे? तो ठीक है, पहले उसको सॉल्व कर देते हैं। 9.5 एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम दिया हुआ था। एक सरफेस है जिसका की रेडियस ऑफ कर्वेचर r इज इक्वल टू दिया हुआ था 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ था। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो दिया हुआ था शायद 100 सेंटीमीटर दिया था क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ था, जो कि ये मीडियम कौन सा था, म्यू दे रखा था बेटा 1.5 दे रखा था। कहाँ जा रहा था ऑब्जेक्ट, एयर से रिफ्रैक्ट मीडियम में जा रहा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। पूछा था कि बताइए भी क्या होगा। ऐसे केस के लिए हमें पता है क्या करते हैं, सिंपल सा। सर एस्पेरिकल सरफेस बोला गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है। अगर हमको कहता कि कॉनकेव सरफेस है तो सरफेस ऐसा बनाते, कॉन्वेक्स सरफेस है सरफेस ऐसा बनता। बेटा इसका जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ बेटा, लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव होता r, इसका सर राइट साइड है तो प्लस लेते। लेकिन ऐसा कुछ कहा नहीं है, आपको बोला कि 20 सेंटीमीटर है। अगर स्पेरिकल सरफेस के बारे में कोई बात नहीं करे, जो दिया है उसी को कंसीडर कर लेना है। चलिए, r दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, आपको पूछा है भी, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था।
सर इस क्वेश्चन का की पॉइंट देखिए कि सर कौन सा फॉर्मूला लगाएं, तो वो खुद कह के देगा एस्पेरिकल सरफेस है। एस्पेरिकल एस्पेरिकल बेटा सरफेस है, तो सरफेस वाला फॉर्मूला कौन सा है? म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। ओके, तो बेटा लिख दें फॉर्मूला म्यू टू बाय वी माइनस ऑफ म्यू वन बाय यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस ऑफ म्यू वन बाय आर। रख दीजिए बेटा जो जो चीजें दिया हुआ है। म्यू वन का वैल्यू 1.5 बाय वी माइनस ऑफ 1 बाय 100 सेंटीमीटर माइनस का, क्योंकि आपको साइन कन्वेंशन देखना है तो कुछ भी याद नहीं रखना, जैसे ही आप फिगर ड्रॉ करोगे इससे क्या होगा, अगर बोर्ड एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आता है तो फिगर एक रफली जरूर मार्क कर देना, इसका अलग से आपको नंबर दिया जाएगा। अगर हो सकता है कि अगर ये बना दिए तो आधा नंबर, स्टेप वाइज नंबर मिलता है सीबीएसई में, तो आपको स्टेप का नंबर मिल जाएगा। जैसे ही फिगर ड्रॉ किया आपको भी पता चल जाएगा, साइन कन्वेंशन में कभी गलती भी नहीं होगा। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर तो प्लस, ऑब्जेक्ट जो है रियल ऑब्जेक्ट के लिए जनरली यू कैसा होता है, नेगेटिव। इंसिडेंट रे मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे वी टेक अ पॉजिटिव साइन। हाँ कि ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे, आवाज आ रहा है क्या? तो हमको ज्यादा जोर से बोलना पड़ रहा था। तो हम लोग बात कर रहे थे, तो इक्वल टू, अभी 2 क्लास और लेना, अभी लग रहा था गला खराब हो जाएगा। तो बेटा ये हो गया 1.5 माइनस ऑफ 1 बाय आर। आर कितना है? 20। ओके बेटा, तो देखिए ना क्या हुआ, 1.5 बाय भी प्लस ऑफ 1 बाय 100 इक्वल टू 0। एक स्टेप बढ़ा दें डायरेक्ट, बेटा 1.5 माइनस 1 0.5, 0.5 मतलब 1/2, नीचे 20 दूनी 40। अब यहां से देखो तो इसको माइनस कर लो, 1.5 भी इज इक्वल टू 1/40 माइनस 1/100। अभी भी तो कौन हो जाएगा सर, ये क्या कर रहे हैं आप? तो ये बेटा 2.5 100 ही रख लिए, नहीं तो तुम कहोगे तो 120 ले लेंगे। एलसीएम नहीं, 120 थोड़ी होगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, 1.5 माइनस ऑफ 1, तो ये 1.5 बा भी, 1.5 बाय भी इज इक्वल टू 1.5 बाय 1.1.5, भी इज इक्वल टू 100, मतलब पॉजिटिव में आया। पॉजिटिव का मतलब ये कैसा हुआ बेटा, रियल। देखिएगा बेटा एक बात, छोटा छोटा बात है कि अगर सर ये कोई एस्पेरिकल सरफेस है, ये कोई एस्पेरिकल सरफेस है, ये कोई एस्पेरिकल सरफेस है बेटा, अगर कोई लाइट रे यहां से इंसिडेंट हुआ, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये लाइट रे इधर चला गया, इस ऑब्जेक्ट से कोई दूसरा भी लाइट रे इधर भी इंसिडेंट हो रहा होगा, ये भी जो है इस तरह से मूव करेगा, जिस पॉइंट पे मीट किया उस पॉइंट पे इमेज फॉर्म हो गया। अगर अगर देखो बेटा कि मिरर और इसमें क्या अंतर है, अगर मिरर में क्या था सर, मिरर के पीछे लाइट रे जा ही नहीं रहा था, जो इमेज सामने बनता था, अगर कोई इमेज सामने बन रहा है तो हम लोग क्या कर देंगे, वहां पे एक फिल्म रख देंगे या सर कोई स्क्रीन रख देंगे, तो लाइट रे जो वापस आ रहा था उस स्क्रीन पे आ जाएगा, है कि नहीं? कई बार आपने ऐसा देखा होगा या आपने किया होगा कि मिरर से किसी पॉइंट से जो है लाइट रे को भेजना, कई बार ऐसा होता है कि जो है, कई बार मूवी में ऐसा देखे होंगे आप, हीरो क्या करता है, वो वॉच पहने रखता है, ऐसे हाथ ऐसे घुमाता है, हीरोइन के आंख पे लाइट डाल देता है। अरे ऐसा देखा है ना? तो इसका मतलब हो सकता है तुम हीरोइन देख रहा होगा, हम देख रहे थे ये तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है कि नहीं है? ऐसा ही होता है। तो लाइट रे को मतलब अगर किसी पॉइंट पे जा रहा है, तो अगर वो आपको दिख रहा है, किसी के पास मिरर देखे थे कल, लाए हो? देखे? देखो अभी दिखाते हैं।
अरे लड़का के पास मिरर थोड़ी मिलेगा। अरे दीजिए ना, कहाँ है? ओ, अरे वो कंपास में मिलता। तो ना, जैसे मान लेते हैं कि अभी तो थोड़ा लाइट रे हम इस पे जलाते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। कोई भी लेजर लाइट भी है यहाँ पे। अरे नहीं, काय के लिए अंधेरा कर रहा है? तुम लोग का हरकत ऐसा है कि अंधेरा में तुम लोग को रखा जाए। दिखाते दिखा, रुको ना भाई, थोड़ा एडजस्ट तो करने दो। आ रहा नहीं दिख रहा है? ओ अच्छा, इतना ज्यादा हो रहा है कि पता नहीं चल रहा, रुक जाओ रुक जाओ। वो मैंने लाइट बहुत ज्यादा है तो इसका लाइट पता नहीं चल पा रहा है। अगर लेजर लाइट रहता तो कम हो जाता है। अच्छा, समझ में तो आ गया ना? आप पता चल गया। अच्छा, कल दिखा देंगे, परसों। बात तुम समझ गए हो कि सर अगर कि मिरर से। अब देखना, हम सिंपल सा बात कर रहे थे कि अगर सर इस मिरर पे, अगर इस मिरर पे कोई लाइट रे अगर इंसिडेंट हो रहा है, अगर पीछे इमेज बना रहा है, तो आपको पता है इमेजनरी क्यों कह रहे हैं इमेजनरी, क्योंकि लाइट रे एक्चुअली जा ही नहीं रहा है। अगर पीछे अगर हम कोई फिल्म रख दें या हम कोई स्क्रीन रख दें तो उस पर उसका इमेज नहीं आ सकता है। लेकिन आपको पता है कि सर अगर कोई लाइट रे इस पे इंसिडेंट हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद लौटेगा, तो उसके पाथ में अगर किसी हम अगर किसी स्क्रीन को रख दें तो वो उसी स्क्रीन पे इमेज बना देगा। अगर यहाँ पे रखे हुए इधर से लाइट रे आ रहा है, जैसे कई बार होता है ना कि रूम में एक बल्ब जल रहा है, हमको खिड़की से लाइट रे बाहर करना है, तो हमने क्या करा, उस लाइट रे को यहाँ पाएंगे कुछ एंगल से घुमाते तो आपको रूम में जो है खूब अच्छे से कर सकते हैं। होता है ऐसा? वही तो हम कह रहे थे, बोला कि नहीं पता चल रहा, सब पता चल रहा था। तो ये लाइट रे जो है लाइट रे को अगर हम अगर सामने वॉल है तो वॉल पे इंसिडेंट हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। अगर बीच में अगर हम एक पर्दा लगा दें तो उसी पे इंसिडेंट हो जाएगा। दैट इज द कि सर जो लाइट रे एक्चुअली मीट से बनता है, वो लाइट रे को सर हम स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो लाइट रे इमेज पीछे बना रहा है, जो लाइट रे उधर गया ही नहीं, उसको हम कैसे किसी पर्दा पे हम ले सकते हैं, कैसे हम किसी स्क्रीन पे उसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। लेकिन इस केस में क्या है कि सर लाइट रे आराम से, सर ट्रांसपेरेंट मीडियम है, लाइट रे इस मीडियम में जाएगा। अगर सर ये लाइट रे कन्वर्ज हुआ तो आपस में मीट होगा। तो डेफिनेटली ऐसा नहीं कि लाइट रेज और हम रिफ्रैक्शन फिनोमिना पढ़ रहे हैं तो लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा। अगर जाने के बाद अगर वो कन्वर्ज हुआ, कन्वर्ज का मतलब हुआ ये बेटा एक पॉइंट पे आके मिलने का टेंडेंसी या मिलता है, कन्वर्ज, इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लाइट रे।
अगर डाइवर्जिंग का बात किए कि अगर ये लाइट रे आपस में जाने के बाद ये क्या हो बेटा, दूर जाए तो डाइवर्ज होगा। अगर ये कन्वर्जिंग नेचर का अगर है तो ये मिलेगा। अगर आप क्या किए कि आपने यहाँ पे एक फिल्म लगा दिए बेटा, स्क्रीन लगा दिए, तो वो इमेज कहाँ आ जाएगा, उसी स्क्रीन पे आ जाएगा। तो दैट इज द रियल इमेज। और अगर बात करें नहीं सर, ये लाइट रेस मीडियम में जाने के बाद जो है ना सर, ये डाइवर्ज हो गया। फॉर एग्जाम्पल हम एक बात कर रहे हैं, ये लाइट रे जो है ऐसा हो गया कि डाइवर्ज हो गया, इधर डाइवर्ज हो गया, ये लाइट रे आया, ये डाइवर्ज हो गया। आपको पता कि ये लाइट आगे जाके कभी नहीं मिलेगा, तो हम इसको पीछे एक्सटेंड करके हम इसको मिला देते हैं। अगर मिला तो पीछे, एक्चुअली में ये लाइट रे पीछे तो आया ही नहीं है। आया है क्या, एक्चुअली नहीं। एक्चुअली लाइट रे तो डाइवर्ज हो गया, वो आगे जाके कहीं नहीं मिलेगा। हम लोग पीछे इसको जबरदस्ती मिलाए कि यहाँ पे इमेज फॉर्म हुआ होगा, ऐसा ही एज्यूम करते हैं। तो ये जो इमेज फॉर्म हुआ वो कैसा हुआ, इमेजिनरी। अगर हम चाह रहे हैं कि उस पॉइंट पे अगर हम स्क्रीन रख दें जो लाइट रे मिला है, तो आपको पता है कि सर जब लाइट रे आया ही नहीं है, ये तो हम एज्यूम किया कि हाँ लाइट रे यहीं से गया होगा, तो एक्चुअली आया ही नहीं, तो एक्चुअली स्क्रीन पे आएगा क्या, कभी नहीं आएगा, हाँ कि ना। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, वर्चुअल बोलते हैं। और वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते। तो अगर सर दोनों में अंतर है, मिरर के केस में सर क्या है कि सामने अगर इमेज बना तो वो रियल है, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे सामने सर लौटता है। लेकिन सर रिफ्रैक्शन में कि लाइट रे या तो सर डाइवर्ज होगा या कन्वर्ज होगा या पैरेलली चला जाएगा। पैरेलली भी जाएगा तो वो लौटेगा नहीं, लौटने वाला फिनोमिना तो हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन एक मीडियम से दूसरे में जाने वाला है। अगर सर वो गया, सामने अगर मिलेगा तो रियल इमेज। बोले सर जो आगे जाके कभी नहीं मिलेगा तो वो पीछे आके मिलाएंगे, पीछे आके मिलाएंगे, तो इसका मतलब है वो लाइट रे तो आगे ही जाते रहेगा, पीछे थोड़ी लौट जाएगा कि देख रहा है कि हमको मिलने का आगे मौका नहीं मिल रहा है, पीछे मुड़ के देख लेते हैं। ऐसा तो नहीं होगा। तो ये कैसा होगा बेटा, इमेजनरी। अगर ऑब्जेक्ट साइड अगर इमेज बना मिरर मिरर में, तो बताइएगा कैसा इमेज, वर्चुअल या रियल। अगर मिरर साइड ऑब्जेक्ट साइड, ये मिरर का बात कर, ध्यान से बेटा इसको बस कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट साइज अगर इमेज बना, इसका मतलब रियल या वर्चुअल, क्योंकि इधर सर लौट रहा है, लौट के मिल रहा है, तो इसका मतलब तो रियल ही है। लेकिन यही अगर मीडियम का हम बात कर ले बेटा, रिफ्रैक्शन में बात करें, लाइट रे इधर से जा रहा है दूसरे मीडियम में, अगर दूसरे मीडियम में या जो है सरफेस के पीछे अगर मिला है, इसका मतलब सही में मिला होगा। और बोले कि नहीं 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 नहीं, नहीं वो ऑब्जेक्ट साइड मिला है, इसका मतलब है कि वो सामने नहीं मिला है, पीछे मिला है। तो एक्चुअली तो वो मिला नहीं होगा, तभी तो उसको पीछे हमने एक्सटेंडेड रे को मिलाया है, तो कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। समझ रहे बात को, यही दोनों में अंतर है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर है बात, ओके। तो ये जो ऑब्जेक्ट आया बेटा, ये जो भी का वैल्यू आया है वो कैसा आया, पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब बेटा कि कहां से, प्रिंसिपल फोकस से, या हम सॉरी कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, पोल से, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ स्फेरिकल सरफेस से सामने होगा। पॉजिटिव का मतलब है सर पी पॉइंट पे हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं बेटा, हम लोग ड्रॉ करते हैं ओरिजिन, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम द पोल। तो इसके मतलब कहां है बेटा, राइट साइड। राइट साइड मतलब क्या, पॉजिटिव। अगर राइट साइड इमेज बना है तो रियल, और अगर बेटा लेफ्ट साइड बना है तो वर्चुअल। क्लियर है क्या, तो ये इमेज कैसा बना, रियल, इस प्लस का मतलब था। कोई दिक्कत क्या, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा बेटा, अ कॉनकेव सरफेस। देखो आपको पता चल जाएगा किसका बात हो रहा है, कॉनकेव सरफेस ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, separated by separated
separated air and glass such that object object is placed in glass at 10 centimeter distance. Find out position and nature of image. Find out position and nature of image. कोशिश करोगे? माल तक आपको माथा दर्द करा तो वहां पे को पॉइंट पे दे के उसको साट देगा, देखो वो साटने लगा। मेथी का दाना दे के वो बोला वो भी कोर्स कराता है। वो सब भी मेडिकल फील्ड का ही पार्ट है, देख रहे हो ना, वो सब भी कोर्स कर सकते हो, डिमांड है हमारे। सब कुछ मेडिकल लाइन का सब कुछ जो है हमेशा डिमांड में रहता है, झाड़ फूक तक वाला भी। कई बार होता है डॉक्टर से ठीक नहीं हो रहा तो लोग आपको कह देगा ऐसे नहीं होगा, ये नज़र का है, इसको झाड़ फूक से ही ठीक होगा। तो आया रिजल्ट क्या कुछ? तो बेटा बड़ा आसान सा है, हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देन आप सॉल्व कीजिएगा। कॉनकेव सरफेस है, बोले सर सरफेस का बात क्या है सर? सॉल्यूशन करेंगे बेटा तो इसको लिखेंगे कॉनकेव सरफेस। नीट में एक दो बार प्रैक्टिस के लिए तो सब करेंगे ही ना, तभी तो आपको ध्यान रहेगा। बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा जितना बात लिखोगे उतना अच्छा नंबर मिलेगा, जितना बात छोड़ोगे उतना कम नंबर मिलेगा। कॉनकेव सरफेस है, किसको सेपरेट कर रहा है? ग्लास और एयर को। ठीक है, ग्लास एयर है, कॉनकेव सरफेस है, तो सर ऐसा होगा, सर इस साइड एयर होगा तो इस साइड ग्लास होगा। रे ऑप्टिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, अगर अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, डायग्राम नहीं बनाए तो मजा नहीं आएगा, जल्दी सॉल्व भी नहीं होगा, क्योंकि आप उसको इमेजिन ही नहीं कर पाएंगे। एयर हो गया बेटा। सच डेट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन ग्लास, ओके, इस बार उल्टा हो गया। तो ऑब्जेक्ट हम लोग जो है सेपरेट एयर ग्लास को कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो ग्लास में है, ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड रखना होता है बेटा, हाँ कि ना? इधर कौन होगा? एयर। ऑब्जेक्ट कहाँ है? यहीं पे, ये ऑब्जेक्ट हो गया बेटा। कितना पे है बेटा? 10 सेंटीमीटर पे। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? 10 सेंटीमीटर पे है। एंड सच डेट रेडियस ऑफ कर्वेचर आर कितना दे रखा है? रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है बेटा? 15 सेंटी। हो गया, खत्म है न्यूमेरिकल। अब कुछ है क्या है बेटा न्यूमेरिकल? म्यू 2 बाय भी माइनस ऑफ म्यू 1 बाय यू इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस ऑफ म्यू 1 बाय आर। इमेज चूंकि हमें निकालना है, यू दिया हुआ है बेटा कितना? 10 सेंटीमीटर, तो सामने रखा हुआ -10। रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इज इक्वल टू, चूंकि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट साइड ही है,
तो माइनस ऑफ 15 सेंटीमीटर बेटा। तो भी निकालना है तो म्यू टू कौन है ये बेटा, इस बार म्यू 1 तो ये होगा म्यू 2। तो लिख सकते हैं बेटा 1/v माइनस ऑफ ग्लास कुछ दिया है नहीं, तो कितना 3/2 या 1.5 बाय माइनस ऑफ 10 इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ, ध्यान रखिएगा म्यू 2 माइनस म्यू 1, 1 माइनस ऑफ 1.5 बाय माइनस ऑफ 15 1/v। देखो ना कहीं कुछ मिस्टेक नहीं होगा। तो बेटा 1/v तो माइनस माइनस खत्म। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं 15/100 इज इक्वल टू 0.5 बाय माइनस में आएगा ये माइनस प्लस 15 हटेगा यहाँ से बेटा 150। तो क्या आ गया बेटा 1/v इज इक्वल टू 5/150 प्लस ऑफ 15/100। 1/v इज इक्वल टू 300 होगा एलसीएम 300 150 दूनी 300 5 दूनी 10 3 15 प्लस ऑफ 45, ऐसा है ना बेटा। ये माइनस कैसे आ गया, माइनस माइनस प्लस था ना, इधर जाता तो माइनस ना। तो ये हो गया बेटा 300, तो हो गया 10 माइनस ऑफ 3 × 15 = 45। नहीं क्या गलत हो रहा है क्या कहीं? क्या बोलो ना कहाँ? तो यहाँ से बेटा v इज इक्वल टू आएगा माइनस ऑफ 300/35। 5 से कटेगा 5 सते 35, 5 छक 30 60। तो v इज इक्वल टू माइनस ऑफ 60/7 सेंटीमीटर। माइनस किस बात को बताता है कि इमेज कहाँ बना है, सेम मीडियम में बना है जिसमें ऑब्जेक्ट है, सेम मीडियम में बन गया। इसका मतलब लाइट रे लौट के अपने मीडियम में कहाँ से आएगा, हम तो रिफ्रैक्शन का बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये तो आया नहीं होगा, एक्सटेंडेड होगा। इसका मतलब ये कैसा होगा बेटा, वर्चुअल होगा। ठीक है, बढ़े आगे, बढ़ जाए क्या? अच्छा बोलो ना। देखो इसमें गलत नहीं होना चाहिए, ये मेरे हिस्से का काम है, तो आपके हिस्से का काम ये है गुना भाग, है कि नहीं? क्या होता है कैलकुलेशन इधर उधर हो जाता है। जिस बैच में ज़्यादा हल्ला होता है वहाँ पे ज़्यादा होता है, एकदम ध्यान रहता है कौन हल्ला कर रहा है, किसको पकड़ के डांटे किसको डांटे, सिलेक्शन करने पे ध्यान रहता है इधर, तो कैलकुलेशन इधर उधर हो जाता है। जहाँ बैच शांत होकर पढ़ते रहता है वहाँ ये सब एरर भी रेयरली आता है, थोड़ा बहुत ह्यूमन एरर हो सकता है। अब तो हो गया कैलकुलेशन ना, अब उसको छापने के लिए समय देना तो बेवकूफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। A convex surface of radius 30 centimeter, 30 centimeter separate
एयर फ्रॉम ग्लास, air from glass, such that object is object is placed in air at 15 centimeter. Find the position and nature of image. तब तक इसको आप सॉल्व कीजिए, तो सेकंड क्वेश्चन हम लिख देते हैं। Such that air from glass, such that center of curvature in glass a point object P is placed in air whose real image Q is formed in glass the PQ cut surface at O such that PO is equal to OQ if R is radius of curvature, then find out PO। ये क्वेश्चन तुमको घर से बनाना है, हम सब समझा देंगे। आंसर आ गया होगा ना बेटा इसका? कितना? क्या हुआ देखिए, a concave surface of radius 30 centimeter separate air from the glass such that convex surface है, object place in the air, convex surface हो गया बेटा, तो ये बेटा ग्लास होगा, ये एयर होगा, ये हो गया एयर, एंड ऑब्जेक्ट जो है कहाँ है? एयर में है, ऑब्जेक्ट एयर में है, प्लेस कर दिए, कहाँ पे है? 15 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रख दिए, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ है बेटा? 30 सेंटीमीटर। ओके, आई एम रॉन्ग बेटा, इधर होगा रेडियस, कॉन्वेक्स सरफेस है तो कितना होगा? 30 सेंटीमीटर पे।
तो R इज इक्वल टू क्या गिवन है, माइनस या +30, +30। U इज इक्वल टू -15 या +15, -15। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास नहीं दिया है तो 1.5। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। ये सब दिया हुआ है, पूछा है कि बताइए भी क्या होगा। आप सब जानते हैं फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, μ2/v माइनस ऑफ μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस ऑफ μ1/r। तो शुरू करें। 1.5/v माइनस 1/, बेटा माइनस ऑफ 15 तो +15 इज इक्वल टू 1.2 हो जाएगा माइनस करके, और r का वैल्यू +30 है तो 30 लिख दिया। कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करिए, आप लोग बना ही लिए हैं तो लिख सकते हैं 1.5v इज इक्वल टू 1/60 माइनस 1/15। सॉल्व कर लें तो 1.5 डिवाइड बाय v इज इक्वल टू, एलसीएम होगा 60, 60 एकम 60, 15 चौकी 60। तो ऐसा करें तो 1.5 डिवाइड बाय v इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3/60। 1.5 से कटेगा 2 बार में 3। v इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 6/2 -30 सेंटीमीटर। एंड दिस माइनस साइन इंडिकेट इमेज ऑब्जेक्ट साइड। ऑब्जेक्ट साइड बना है तो इसका मतलब आपको पता है रिफ्रैक्शन हुआ तो लाइट ले लौट के अपने मीडियम में आया कहाँ से, वो तो आया ही नहीं होगा। अगर आ जाता तो रिफ्लेक्शन हो जाता, इसका मतलब वो बात कैसा कर रहा है, इमेजिनरी, दैट इज द वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड। ठीक है, क्या बोलिए ना, रेडियस इक्वल टू, अच्छा नीचे वाला क्वेश्चन कि वो तो रेडियस है ही है? अच्छा वो आ रहा है, अच्छा इसका आंसर शायद 5VR के आसपास आ रहा था। अच्छा देखो ना, अगर कोशिश करोगे अभी तो करो, नहीं तो बोलो घर पे करो, हम बस समझा हिंट्स दे देते हैं। कुछ नहीं कर रहा है, ऐसा लिखा है कि बच्चा इसको देखे तो थोड़ा छोड़ दे क्वेश्चन बनाने के लिए, बस इसीलिए लिखा और कोई बात नहीं कर। इसमें एक इंपॉर्टेंट हिंट्स ये है कि इसमें ये नहीं बताया गया कि स्फेरिकल सरफेस का नेचर कैसा है। ये नहीं कहा गया कि स्फेरिकल सरफेस का नेचर जो है कैसा है, ये नहीं कहा। बोला कि स्फेरिकल सरफेस है सेपरेट एयर फ्रॉम ग्लास, एयर और ग्लास को सेपरेट कर रहा है। तो दो केस हो सकता है, या तो हो सकता है कि बेटा वो जो है ऐसा हो, या हो सकता है ऐसा हो, इधर एयर हो सकता है इधर ग्लास हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है सर कि इधर ग्लास हो जाए इधर एयर हो सकता है। दो ही बात है ना, हाँ कि ना। तो ऐसा भी हो सकता है सर, ऐसा हो सकता है इधर ग्लास हो जाए और इधर एयर हो जाए। सर ऐसा भी हो सकता है कि सर इधर जो है वो एयर हो जाए इधर ग्लास हो जाए। ये नहीं कहा गया है कि क्या है, ठीक है। बोला गया कि अ पॉइंट P ऑब्जेक्ट प्लेस इन द एयर हुज रियल इमेज एट Q, रियल इमेज फॉर्म हो रहा है कहाँ बेटा, ग्लास। इसका मतलब रिफ्रैक्टेड रे कहाँ जा रहा होगा, ग्लास में। इसका मतलब है कि ये दोनों सिचुएशन तो सर खत्म हो गया, इमेज फॉर्मेशन, ये इमेज खत्म, ये पोजीशन, ये जो है ये चीजें दोनों खत्म हो गया। अब दो ही बात बचा कि एयर से ग्लास में, ग्लास से एयर में जा रहा। बेटा फॉर्म इन द ग्लास द पी क्यू कट द सरफेस ओ सच दैट पी ओ इक्वल टू क्यू। मतलब ऐसा हो रहा है कि ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट क्या है, O है। तो मतलब U इज इक्वल टू क्या है, V। यहां से देखो तो U इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, V। रेडियस ऑफ कर्वेचर R है,
तो बस देखिए इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज दिया हुआ है कि रियल इमेज फॉर्म हो रहा है। हम जब इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे बताएंगे तो वहां पे एक बात बोलते लेकिन अभी यही बोल देते हैं। अगर बात करें कि कॉनकेव कॉनकेव मिरर के लिए जो इमेज फॉर्मेशन होता था सेम कंडीशन होता है कॉन्वेक्स लेंस के लिए। ये आप इससे छोटे क्लास से पढ़ते आए हैं। तो आपको पता है कि रियल इमेज बना रहा है तो कॉनकेव मिरर बनाता था तो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस बनाएगा। तो इसका मतलब जो है इस दोनों में कॉन्वेक्स कौन है, ये वाला है, तो ये वाला क्या हो गया, कैंसिल हो गया। समझे बात को क्या? इसलिए ये दिया गया था कि इमेज आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपसे ये इमेज फॉर्मेशन भी पूछ लिया, आपसे जो है कि नेचर कैसे डिसाइड करते हैं कौन सा मीडियम में क्या होगा वो भी पूछ लिया। अब हम लोग यहाँ पे सिंपल सा आपको u इक्वल टू माइनस बी दे रखा है, रिलेशन निकालेंगे रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है बात क्या? तो आपको क्या क्या दिया है वो लिख देते हैं, आप सॉल्व कर लीजिएगा। दिया हुआ आपके पास u इज इक्वल टू, अगर आपको पता है u इज इक्वल टू माइनस ऑफ v, क्योंकि v कहाँ है, रियल है तो राइट साइड है तो v पॉजिटिव में है, और उसके साथ लगाना है तो माइनस ऑफ v। पूछा क्या है सच डेट, तो पूछा है रेडियस ऑफ फाइंड द पीओ, मतलब u के बारे में ही पूछा है। u इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, नहीं, जो चीज पूछा जाता है उसका साइन हम नहीं यूज करते हैं, जो चीज पूछा जाता है उसका साइन यूज करोगे रिजल्ट गलत आ जाएगा। क्योंकि हमसे पूछा ही गया है किसके बारे में, पीओ। पीओ कौन है बेटा, ये u के बराबर है। आपको पता है कि u इज कितना, बस पता है u इज इक्वल टू v के बराबर होगा। क्लियर है क्या? मैग्नीट्यूड बस हमें पता है सर ऐसा होगा। हमें v के बारे में पता है कि v इज इक्वल टू सर प्लस ऑफ v होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर r इज इक्वल टू कैसा होगा बेटा, प्लस ऑफ r के बराबर होगा। ये चीजें हमें पता है, अब वैल्यू पुट करेंगे रिजल्ट आ जाएगा। तो हमें निकालना क्या है बेटा, u निकालना है। u निकालना है तो जैसे ही v निकलेगा ऑटोमेटिक देखिएगा माइनस साइन के साथ आ जाएगा। एक बार सॉल्व कीजिएगा, नहीं होगा तो हम कल कर देंगे। जब हम लोग लेंस पढ़ते हैं तो लेंस में दो तीन बात हमें पढ़ना होता है। तो सर लेंस तो आपने कहा था जब तो ट्रांसपेरेंट मीडियम जो है, जो ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल सरफेस जो बाउंड करेगा एक दूसरे को, स्मॉल दो ट्रांसपेरेंट सरफेस जो एरिया जो बाउंड करता है, जो स्ट्रक्चर जो बाउंड करता है वो क्या कहलाता है बेटा, लेंस कहलाता है। या कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्मॉल स्फेरिकल सरफेस फॉर्म एन लेंस। ये बेटा लेंस फॉर्म हो गया। तो आप कहेंगे कि सर ये जो है सर ये R1 है, ये जो है सर ये R2 है। जब आप लेंस फार्मूला लिखे सर तो उसमें एक चीज लिखे, फोकल लेंथ, क्योंकि लेंस के कारण जो इमेज फॉर्म होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है सर। तो इसका मतलब सर हमें इसका फोकल लेंथ क्या लेना होगा। अगर हम बात करें, अगर मिरर में देखे थे तो फोकस तो उसी साइड आता था जिस साइड रेडियस ऑफ कर्वेचर होता था। बस अंतर क्या हुआ सर, वहां पे पॉलिश सरफेस था, यहाँ पे अनपॉलिश्ड है। तो सर अगर ये R1 है तो एक फोकस तो सर इधर भी होना चाहिए, हाँ कि ना सर। अगर बात करें कि ये R2 है, ये R1 है, R1 है तो इसका इधर होगा R1 वाला, एक R1 इधर होगा। ये R2 है तो सर एक फोकस तो सर इधर भी होना चाहिए, एक फोकस तो सर इधर भी होना चाहिए सर। तो बोले कि सर चूंकि दो स्फेरिकल सरफेस आपस में मिला है तो दो अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर है, दो अलग अलग फोकस होना चाहिए। तो हम यहाँ पे फोकस, दो फोकस है तो डेफिनेटली हम इस दोनों फोकस को अलग अलग नाम देते हैं, दोनों को अलग अलग नाम देते हैं। तो क्या नाम देते हैं, एक को बोलते हैं फर्स्ट फोकस, दूसरे को बोलते हैं सेकेंड फोकस। उसके साथ एक और थोड़ा सा रेस्पेक्टेड वर्ड लगाते हैं, प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। जस्ट ऐसा ही है जैसा कि प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल होता था। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, दूसरा सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। तो हम लोग लिखे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। तो हम लोग
थोड़ा थोड़ा टर्म पढ़ते रहेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और सेकेंड प्रिंसिपल फोकस का हम लोग बात करते हैं। लिखिए बेटा, तो क्या है ये? इट इज पॉइंट ऑन प्रिंसिपल, PLE होगा ना? इट इज पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस such that if an object is placed at that point, image formed at infinity। तो ये बेटा प्रिंसिपल एक्सिस के सामने अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखे तो इमेज कहाँ बनाया? इन्फिनिटी पे। और सेकेंड प्रिंसिपल फोकस के लिए जस्ट उल्टा, कि अगर वो पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे, अगर कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो इमेज उसका उस पॉइंट पे बन जाए। तो इट इज पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस such that such that देखो, हम तो OBJ लिख देते हैं तो ऑब्जेक्ट हो जाता है, तुम एग्जाम में ऐसे नहीं लिख देना, पूरा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एट ऑब्जेक्ट एट infinity form an image at that point।
कोई दिक्कत? बोर्ड में आता है लिखने तो ये फोटो के साथ बना दीजिएगा। अब इसके लिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं बेटा कि क्या आएगा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। आपको पता था कि सर ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे किसी मीडियम में होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। तो ऑब्जेक्ट को रखे हुए हैं बेटा फोकल लेंथ पे तो -f1। इमेज फॉर्म हो गया बेटा इनफाइनाइट पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर r हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। तो क्या इसके लिए रिजल्ट, क्योंकि दोनों लेंस में होगा, कॉनकेव सरफेस के लिए भी होता है, कॉन्वेक्स के लिए भी होता है, इसलिए हम अभी r का साइन नहीं लगाएंगे, इन जनरल रिजल्ट ले आएंगे। तो बेटा लेकिन u का तो ऑब्जेक्ट पोजीशन हमें पता है, इसलिए लगा देते हैं। क्या होगा, तो यहां से बेटा हम लोग लिख सकते हैं कि F1 इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला लगा दें तो आपको लिखेंगे बेटा μ2/v, का वैल्यू क्या इनफाइनाइट, माइनस ऑफ μ1/-f1 इज इक्वल टू μ2 माइनस ऑफ μ1/r। ये टर्म हो गया जीरो बेटा, ये हो गया प्लस, तो F1 इज इक्वल टू μ2 माइनस ऑफ μ1/r। नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाह रहे थे हम, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, μ1 टाइम ऑफ r बाय μ2 माइनस ऑफ μ1। बोलिए कोई दिक्कत? यहाँ पे आइए, यहाँ पे क्या गिवन है बेटा, यहाँ पे गिवन है ऑब्जेक्ट एंड इंफिनिटी u इज इक्वल टू इनफाइनाइट, भी हमें कहाँ मिल रहा है बेटा F2 पे, r जो है वो कितना है, r के बराबर है। देखिएगा तो लगा दे फॉर्मूला, ये होता μ2/f2 माइनस ऑफ μ1/इनफाइनाइट इक्वल टू μ2 माइनस ऑफ μ1/r। तो यहां से देखिए बेटा F2 इक्वल टू क्या आएगा, F2 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई μ2 इंटू r/, μ2 माइनस ऑफ μ1। अरे नहीं लिखोगे तो हम आगे बढ़े तब, आगे लिखना भी हम पीछे कैसे हो।
क्या हो गया? चलिए आगे बढ़े, फिर तभी तो हम आगे कर पाएंगे, एक टॉपिक और पढ़ा तभी तो वो लेजर दिखाएंगे, नहीं तो आज हम जादू नहीं दिखा पाऊंगा मैं। बढ़े आगे, बढ़े। सब चीज कैसे हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं। डिपेंडेंसी ऑफ फोकल लेंथ, बहुत अच्छा टॉपिक है। आपको पता है ये सब सारे टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं बेटा। तो फोकल लेंथ के डिपेंडेंसी पे बात करते हैं, तो आप सबको पता है सर, ये लेंस मेकर फॉर्मूला को देखें तो 1/f ए, तो 1 μ2 - 1 - 1/r1 - 1/r2। अरे हाँ कि ना? अब इसी को देख के हमें बताइए किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। सर ये डिपेंड करता है, अगर बात करें, ये डिपेंड करता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। करता है कि नहीं करता? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम का मतलब हमने डायरेक्ट एक बात में लिख दिया कि जिस मटेरियल का वो लेंस बना है उस पर डिपेंड करेगा, किस मीडियम में रखा हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, हाँ कि ना? दैट इज द रिफ्रैक्टिव म्यू ऑफ लेंस रिफ्रैक्टिव, दैट इज द, क्या मतलब हुआ बेटा? आगे लिख देते हैं क्योंकि तुम लोग जो है हो सकता है बात को नहीं समझो। इसका मतलब हो गया कि म्यू लेंस, किसका बना हुआ लेंस उस पर डिपेंड करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एफ डिपेंड्स ऑन, क्या मतलब हुआ इसका? डिपेंड्स ऑन फोकल लेंथ, किस पे डिपेंड करेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। एग्जाम्पल, फोकल लेंथ ऑफ लेंस, फोकल लेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस कोमा म्यू मीडियम, दोनों पे डिपेंड करता है। अगर बात करें तो फोकल लेंथ और इसका रिलेशन कैसा बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये बेटा μ2/μ1, μ1 किसका था? जिसमें ऑब्जेक्ट था। तो अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो अगर बात करते हैं कि लेंस, अगर फोकल लेंथ ऑफ प्लिंट ग्लास आता है बेटा, ग्लास का क्वालिटी होता है अलग अलग, का ज्यादा होता है फोकल लेंथ क्राउन ग्लास से। अलग अलग ग्लास का मटेरियल बनाता है, अब देखते हो ना कि ग्लास का ही अगर ग्लास आता, अलग अलग ब्रांड का आता है, संजीव कपूर का लोगे तो 250 में मिलेगा, और हाँ नहीं है, वो एक गिलास जो है 250 का मिलेगा। उससे और महंगा देखोगे जाके फैब इंडिया में जाके देखोगे, एक एक गिलास जो है 500-500 का आता है। थोड़ा और जो है अच्छे क्वालिटी गिलास देखोगे तो 7-7, 8-8 हजार का एक एक गिलास आता है। बाकी अगर V2 रिलायंस में घुस गए 150 में 6 गो, 150 में 6 गिलास देगा। लेकिन उसका एक शर्त है, बहुत ठंडा पानी नहीं रख सकते हैं, बहुत गर्म पानी नहीं रख सकते हैं। इस गिलास में कितना भी गर्म पानी रख दोगे कुछ नहीं हो रहा। वो जो खरीदते हैं लोकल में 150 में 6-7-8 गिलास देता है, उसमें जैसे ही गर्म पानी दोगे गिलास ब्रेक कर जाएगा। द क्वालिटी ऑफ ग्लास अलग अलग होता है। आपका 11th में था मेटलर्जी, वो तो खत्म हो गया सिलेबस से, वो केमिस्ट्री में था, है अभी? अब नहीं है ना मेटलर्जी, नहीं ना पढ़े थे, सिलेबस से खत्म हो गया। तो मेटलर्जी में हम लोग वहां पे पढ़ते थे कि ग्लास को कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, क्या क्या उसमें मिलाते हैं, कैसे क्या करते हैं, सब कुछ था। बेसिकली यह है क्या, लेड से बना हुआ है? नहीं, गिलास तो लेड ही है। जो भी है भाई, तो इसका मतलब है कि सर लेंस का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। जैसे ग्लास ही है,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा तो इसका अलग अलग होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम पे, एयर में है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होगा, अगर वाटर में लेके चले गए तो कुछ और हो जाएगा। जैसे इसका बी पार्ट देखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। कैसे? क्योंकि आपने कहा 1/f, 1/f इक्वल टू, आपने कहा कि सर ये μ2 1 μ2 है तो μ2/μ1 माइनस ऑफ 1 इंटू 1/r1 माइनस ऑफ 1/r2 है बेटा। इसको लिख सकते हैं 1/f इक्वल टू μ2 माइनस ऑफ μ1 हो गया इंटू सर 1/r1 माइनस ऑफ 1/r2। यहीं से आप देखिए जरा बेटा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात अब यहाँ पे होगा। हाँ ठीक है। इसका मतलब अगर बात करें कि सर यहाँ पे फोकल लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू μ2 माइनस ऑफ μ1 होगा कि नहीं होगा? μ1 तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यूमेरिकल वैल्यू है। अगर ये r1 माइनस ऑफ r1 1/r2, ये तो चाहे हवा में रहे या पानी में रहे या जाड़ा गर्मी बरसात में रहे, वो तो सर फिक्स ही रहेगा। लेकिन सर अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सर मीडियम पे डिपेंड करता है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू अगर सर देखिएगा ये किसका है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम है, ये मीडियम का है। ये बेटा किसका है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा किसका है, लेंस का है। अगर सोचिए जरा क्या हो, अगर म्यू जो है मीडियम का ज्यादा हो जाए, म्यू जो है लेंस का जो है सर वो ज्यादा रहे म्यू लेंस से। इस केस में म्यू लेंस का ज्यादा है म्यू मीडियम का, एम फॉर मीडियम। ऐसा भी हो सकता है म्यू लेंस इक्वल टू म्यू ऑफ मीडियम हो जाए सर। तीन इंपॉर्टेंट केस आता है बेटा, ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा आपको। बाप रे बहुत सुंदर बेटा, खूब आराम से, क्योंकि क्योंकि जिंदगी हंसने का मौका बहुत कम बार देता है, तो इसलिए अभी मौका दिया है तो हंस लीजिए, है कि नहीं है? देखिएगा क्या होगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा। बोले इस वैल्यू को अगर आप सबको पता है कि कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ जो होता है, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ कैसा, पॉजिटिव। कॉनकेव आगे पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा लिख देते ध्यान देगा। कॉनकेव का कैसा होता है बेटा, फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। तो बेटा ये बताइएगा कि फोकल लेंथ हमें अभी जो है वैल्यू लेट से पॉजिटिव है, r1 माइनस r2 हर केस में सेम ही है। अगर सर ये देखो μ2 जो है, μ2 ज्यादा हो जाए μ1 से, दैट इज द लेंस का ज्यादा है मिरर का, सॉरी मीडियम का, मीडियम का कम है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव, इसका जो नेचर था उसी नेचर के अकॉर्डिंग फोकल लेंथ आ गया। लेकिन ऐसा हो जाए कि यहाँ पे ये चीजें अगर बेटा उल्टा हो जाए, तो इसका मतलब है कि ये चीजें क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, है कि नहीं है? तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो म्यू मीडियम ग्रेटर देन म्यू लेंस। तो अगर इसमें अगर ऐसा बात कर रहे थे तो बेटा जो है नेचर चेंजेज, नेचर चेंज होगा।
बिकम्स प्लेन ग्लास। ये नेचर चेंज होने का क्या मतलब है बेटा? नेचर चेंज होने का क्या मतलब है? नेचर चेंज होने का मतलब है कॉनकेव है वो बदल जाएगा कॉन्वेक्स में, अगर कॉन्वेक्स है तो वो बदल जाएगा कॉनकेव में। इसमें नेचर सेम रहेगा, तो कॉनकेव है तो कॉनकेव ही रहेगा, कॉन्वेक्स है तो दैट इज द कॉनकेव है तो ये रहेगा कॉनकेव, अगर कॉन्वेक्स है तो ये कॉन्वेक्स ही रहेगा। और इसमें जो है बन जाएगा बेटा प्लेन ग्लास, तो फोकल लेंथ हो जाएगा इनफाइनाइट, है कि नहीं? और वैसा होता है, एक छोटा एग्जांपल देके अभी याद रखते हैं। अगर सोचेगा बेटा क्या है कि अगर जो है एक मेरे पास लेंस का मतलब ग्लास लेंस है, ग्लास का बना हुआ एक लेंस है। अब हमने क्या किया, इसको हवा में नापे तो इसका फोकल लेंथ जो भी था 8 सेंटीमीटर था। अब इसको हम पानी के लेके अंदर चले गए, तो नेचर तो चेंज होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। रीजन है कि सर पानी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, फोकल लेंथ चेंज होगा, नेचर चेंज नहीं होगा। हमने लिखा केवल नेचर चेंजेस, नेचर का बात इससे देखते हैं। हाँ सर फोकल लेंथ तो चेंज होगा, क्योंकि μ2/μ1 सर बदलेगा तो फोकल लेंथ बदलेगा, क्योंकि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे तो सर डिपेंड करता है सर। नेचर चेंज नहीं होगा। नेचर चेंज का मतलब है, आप छोटा सा एग्जांपल समझिएगा बेटा, कि अगर कि ऐसा हो एयर बबल है ग्लास के अंदर, पहले एयर बबल हवा में था, एयर बबल होगा तो स्पेरिकल होगा, कॉन्वेक्स नेचर का होगा। अब उसको ग्लास के अंदर पैक कर दिए, तो अब क्या होगा, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और उसका कम है, इसका मतलब वो एयर बबल जो है वो बिहेव करेगा कॉनकेव के तरह, नॉट कॉन्वेक्स। नेचर क्या हो जाएगा बेटा, बदल जाएगा, क्योंकि ग्लास का ज्यादा होता एयर का कम होता है। समझ रहे बात हो क्या? जैसे वाटर का हमने क्या किया, एक लेंस बना दिया, एक हमने वाटर को कवर कर दिया लेंस फॉर्म में, किसी प्लास्टिक में डाल दिया, तो हो सकता है ऐसा, ठीक है। अब उसको क्या किया हमने, ग्लास के अंदर रख दिया। अब जैसे इसी केस में है, ये समझ लो कि एक स्फेरिकल सरफेस की तरह बिहेव करता है, मानते हैं ये लेंस है। अब ये क्या हुआ कि अब ये बाहर कौन सा है, मीडियम ग्लास है, इधर समझिए पूरा ग्लास, ये अंदर वाटर है, तो ये सरफेस कैसा है, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स सरफेस है। लेकिन पता है इसका फोकल लेंथ नेगेटिव में आएगा, क्योंकि ये बिहेव करेगा कॉनकेव की तरह, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अंदर वाले का कम है, बाहर का ज्यादा। कई बार होता है बेटा कि नेचर चेंज हो जाता है, कैसे कि मान लेते हैं कई बार जो है कि किसी आदमी के रोड पे तुम जाओ, अगर चल रहा है तो तुम देखो कि ऑटो वाले से झगड़ा कर लेते हैं, और झगड़ा कर रहे हैं दिखा रहे हो तो तुम क्या समझते हो ऐसे वैसे, पता चला ऑटो स्टैंड में जाके तुम बदमाशी नहीं कर सकते हो। क्यों? ऑटो स्टैंड में जाओगे तो 50 को ऑटो वाला, उसको कोई मतलब नहीं है कि समझदारी क्या होता है, हमें अच्छे से बोलना है, वो सीधा माँ बहन से शुरू करेगा, वहीं से बात उठाएगा। अगर ऑटो वाले झगड़ा करना तो कहाँ से, रोड पे आके, जब वो अकेला बोले अब बोल बेटा, तुम अगर दूगो भी हो तो उसको देख लोगे, क्योंकि पैसेंजर तो पैसेंजर का साथ देगा। ऑटो स्टैंड में सब ऑटो वाला, नहीं भी ऑटो वाला ठेला भी चला रहा था, फिर मुझे मार हो रहा, चलो दो थापड़ दे दे, 2-3 थापड़ दे भागो। इधर ऑटो स्टैंड है, उधर से आते हैं ना, रोज एगो पैसेंजर गाली सुनता है। परसों आ रहे थे, देखे वहां पे इस पुल पे चढ़ने के समय कि स्कूटर वाले को धक्का दे दिया, और स्कूटर वाला स्कूटर से गिरा था, स्कूटर पहले नहीं पहले उठा, ऑटो वाला 2-3 झापड़ मारा। ऑटो वाला भी हो सकता है गलती नहीं हो, जो भी हो, देखा 3-4 ऑटो वाला लग गया, क्या हुआ क्या हो गया, उसको ताकत मिल गया, पूरा उसको मार मारा उस स्कूटर वाले को। नेचर चेंज हो गया अंदर वाला, और स्कूटी वाला माफी मांग रहा है, पहले ऑटो वाला करता भैया गलती हो गया। रीजन क्या है कि अगर जिस मीडियम में जा रहे हैं वो मीडियम अगर आपके ऊपर ताकतवर है तो नेचर चेंज आपको करना होगा। कई बार झगड़ा होता है, हम घर भाग जाते हैं, बोले आओ मेरे मोहल्ले में तब देखेंगे, अगर 50 लोग आ गया तब कहेगा भैया हम तो माफी मांगने के लिए अपना मोहल्ला बुलाए थे। और अगर तुमको लगा कि अच्छा बेटा यहाँ अपना गैंग जमा हो गया, बोले आ जाओ, भले तुम जो है मार खा के आए हो या मार के आए हो, फिर भी पता चला वो 4 आदमी से तुमको 40 को, बोले क्या
एक बार ऐसा ही मेरे साथ हुआ। तो स्टूडेंट लाइफ में गर्ल्स को लेके काफी झगड़ा होता है। तो एक बार ऐसे ही एक फंक्शन हुआ। मतलब सरस्वती पूजा होता है ना, बिहार में तो ज्यादा होता है। ये जल्दी से फटाफट जल्दी से सुनिएगा। तो सीनियर के साथ हुआ, मतलब 11th 12th वाले के साथ, मतलब हम लोग उस समय 8 में ही पढ़ते थे, हो गया बोला कि साथ में ही सरस्वती पूजा मिलके करते हैं। होने लगा। तो उसमें से थोड़ा दोस्ती होता है। तो ऐसा था, तो वहाँ पे क्या हुआ, मतलब 11th 12th का जो स्टूडेंट था, वो 8 9 10th की जो है गर्ल्स को थोड़ा देख रहा था अच्छे से। तो तब आके हमको कहा कि देखो ऐसा कर रहा है वो ठीक बात नहीं है। और मतलब अरेंज हम करा रहे थे, मॉनिटर नहीं थे।
पढ़ा हमको उस वही कहानी याद आता जब भी पढ़ाते हैं ना, कि नेचर कैसे चेंज हो रहा था। पूरा करता जल्दी से आ जाओ ना, आज दोनों पकड़ा गया है। और उसके बाद दोनों कह रहा भैया किसी तरह माफ कर दीजिए, बात को कंप्रोमाइज कीजिए। अब वो जिलेबी खाने वाला कह रहा देखो अमित, अगर झगड़ा नहीं करोगे तब पर भी जिलेबी लग जाएगा। है इट इज है कि बेटा अगर अंदर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है बाहर में कम है तो नेचर चेंज नहीं होगा, अंदर वाला पावरफुल रहेगा। और उल्टा हो जाए, बाहर का लोग भारी पड़ रहा है, अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो नेचर चेंज हो जाएगा। ठीक है क्या? एक और बस इसमें बच गया, उसको लिख देते हैं, आज यहीं तक रोक देते हैं। वेवलेंथ ऑफ सी, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। आपको पता है म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, दैट इज इक्वल टू शेप एंड साइज ऑफ प्रिज्म, दैट इज द R1 R2 पे भी डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है क्या? क्या बेटा बोलिए ना। शेप एंड साइज मतलब शेप उस शेप एंड साइज, शेप का मतलब हुआ कि वो कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है, साइज मतलब R1 R2 पे डिपेंड करता है। एक क्वेश्चन लिखे हैं, देखिएगा आप क्या करके आते हैं। व्हाट इज फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस dipped in water if focal length in air is 8 सेंटीमीटर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।